नेक्स्ट केस नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। तो केस नंबर 4 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जैसे कोई भी कंटेनर इस तरह से रखा गया, इसमें वाटर फिल कर दिया गया या कोई भी लिक्विड फिल कर दिया गया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको मेथड पहले बता दिया था कि अगर मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, सीधे उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर देख लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो हम उसका सेंटर ऑफ मास देख लेंगे। पूरा मास जो है वो सेंटर ऑफ मास पर ही रहेगा। और सेंटर ऑफ मास यहां पर कितनी ऊंचाई पर होगा? अगर ये पूरा यहां से h है तो ये सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट पर, h/2 पर। ये हम समझा चुके ना, पिछले टर्न में हम लोगों ने समझा था। तो h/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। मतलब हम यहां पर अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें U, तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है। तो जैसे इसमें डेंसिटी के टर्म में हम लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी दिया गया आपको, तो डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जो यहाँ पर G है उसको ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर। और जो H है, तो H की जगह पर हम लोग एक्चुअल में h/2 लिखेंगे, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखेंगे। तो ये तो हमने H लिख दिया जो ऐसे है, तो लेकिन चूंकि सिंबल सेम है, मैच कर रहा है, तो बस यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखने पर mgh जहां है उसकी जगह क्या लिखना है आपको? h/2, क्योंकि हम किसकी हाइट लेंगे? सेंटर ऑफ मास की हाइट हमें लेना है। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर h/2 डिस्टेंस पर होगा, तो ये हो जाएगा h/2। अब ये जो वॉल्यूम लिखा गया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे ये एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा है, तो अगर हम वॉल्यूम देखें सिलेंडर का तो क्या होता है? A इंटू एच, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और हाइट। तो जब इसके अंदर वाटर फिल किया गया तो ये जो वाटर है इसका भी एरिया अगर देखेंगे तो A ही तो रहेगा, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्या है? H। तो जितना ये वाटर फिल किया गया उसका वॉल्यूम A इंटू एच के बराबर हो जाएगा। तो जहां पर वॉल्यूम है उसकी जगह हम AH रख देंगे। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा रो, V की जगह पर रखेंगे A इंटू एच इंटू जी और h/2। इट इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? A रो G h स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। A रो G लिख दिया और h स्क्वायर में है उसको बाद में लिख दिया h²/2। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जो इस कंटेनर में वाटर है उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ में आ गया ना? तो कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल था कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मास होता है यहां पर रखा, उसको हम h डिस्टेंस ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। लेकिन यहां पर वाटर था पूरे में डिस्ट्रीब्यूट, तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास देखना है। तो बस सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखनी थी, बाकी कुछ और था नहीं। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया आपने? चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कंटेनर में अगर वाटर रखा गया है तो उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आ गया। अब आप देखो इसका अगला जो केस है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पंपिंग आउट ऑल द वाटर फ्रॉम अ टैंक। जैसे अगर आपको ये जो यहाँ पर टैंक है इसमें ये पूरा वाटर फिल कर दिया गया, तो इसमें अगर वाटर, आपको पूरा वाटर बाहर निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर? इस केस में जैसे नॉर्मली ऐसे कोई टैंक रखा उसका पूरा वाटर बाहर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर एक होल कर दें या हम एक टैप लगा दें, तो टैप को ओपन कर देंगे, पूरा वाटर अपने आप बह जाएगा। आपको क्या कोई काम करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं, जस्ट यहां से आपने ओपन कर दिया और ये पूरा वाटर फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब कोई तो काम करेगा ना। जैसे यहां पर अगर वाटर है तो इसको निकालना है तो कोई तो वर्क करेगा, तो वो यहां पर कौन करेगा? ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, अगर इसको ओपनिंग मिल गई तो ये वहां से नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा और यहां पर ग्राउंड पर आ जाएगा पूरा वाटर। तो वही यहां लिखा गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क होगा इन पंपिंग आउट ऑल द वाटर फ्रॉम अ टैंक। तो हम लोग यहां पर ग्रेविटी का मतलब कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर हमें वर्क निकालना है तो हम W इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्या बताया था कि अगर किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क आपको निकालना हो तो सीधे पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंस उसका निकाल लेंगे, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल करना है। U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब आप देखो ये जो वाटर है ये पूरा फ्लो करके
यहां पर ग्राउंड पर आएगा और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका मतलब यू इनिशियल तो हो गया जीरो, माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल नहीं, यू फाइनल जीरो हो जाएगा। और इनिशियल हमें निकालना है, तो इनिशियल के लिए अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि इसके लिए हम लोग वही सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अभी तो ऊपर कर ही चुके हैं, तो उसमें दोबारा करने की तो जरूरत है नहीं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ए रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल की जगह पर रखेंगे ए रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो फाइनल है वो क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स जो वर्क डन आ जाएगा वो यही आ जाएगा, ए रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यही वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस वाटर को पूरा बाहर निकालने के लिए ग्रेविटी ने इतना काम किया। यहां पर नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक केस है जो हमें देखना था यहां पर। जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड ये दो केसेस हैं जो हमें देखने थे। तो एक में तो वर्क डन, अगर यहां पर ये पूरा वाटर बाहर निकालना हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, जरा वो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्वलाइजिंग द वाटर लेवल व्हेन टू वेसल्स आर कनेक्टेड। अगर इन दो वेसल्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ये आपको देखना है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि इस केस में, पहले केस में क्या दिखाया गया, यहां पर h1 है हाइट और यहां पर h2, और बीच में ये टैप लगा दिया गया। तो ये जो टैप है इसकी वजह से यहां पर वाटर इधर का इधर रहेगा, इधर का इस साइड में रहेगा। तो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो दोनों के लिए यहां दिखा दिया गया, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया और डेंसिटी हो गई यहां पर, जैसे जो भी वाटर है उसकी डेंसिटी रो है, सभी में रो रहेगा। तो आपको अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो आराम से लिख सकते हैं, ए रो जी h1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए लिखना हो ए रो जी h2 स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर देखना चाह रहे हैं कि अगर ये पहले अलग अलग है यहां पर हाइट, लेकिन आप यहां पर इसे बराबर करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस टैप को ओपन कर दो या हटा दो यहां से। तो ये पूरा वाटर इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, लेकिन वाटर इस सिचुएशन में रुकेगा, मतलब ना तो इधर ज्यादा होगा ना इधर, लेवल उसका बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वलाइज करने में, लेवल को बराबर करने में कितना काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपने कुछ किया नहीं, आपने तो जस्ट टैप को ओपन कर दिया। बाकी वर्क जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, ग्रेविटी। वाटर को इक्वलाइज करने में वर्क डन किसने किया, ग्रेविटी ने। तो ग्रेविटी का वर्क अभी हमें पता ही, कैसे निकालेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये इसकी इनिशियल कंडीशन हो गई, ये इनिशियल है, और ये इधर वाला जो दिखाया गया ये क्या है, ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है, इधर का। तो आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इधर की एनर्जी इनिशियल एनर्जी, इधर की एनर्जी फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें h1 और h2 तो दिया गया, लेकिन h नहीं दिया गया। अब h नहीं दिया गया तो पहले आपको h कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप यहां पर कैलकुलेशन पूरा कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दिया गया और कह दिया गया इसको इक्वलाइज करना है। तो बाद में ये ऐसे हो जाएगा तो ये कितना हाइट जाएगा ये हमें देखना है ना। तो ये हाइट कैसे देखेंगे, देखते हैं यहां पर। जैसे सपोज कर लिया, यहां पर मान लेते हैं इस साइड में 5 लीटर वाटर था, 5 लीटर, और इस साइड में सिर्फ 3 लीटर था, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम इस टैप को हटा देंगे तो क्या यहां टोटल 8 से ज्यादा या कम हो जाएगा, नहीं होगा ना, बस इधर का इधर फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर टोटल 8 लीटर है तो रहेगा तो 8 लीटर ही, यानी कि वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एज वॉल्यूम remains unchanged, so वॉल्यूम अगर अनचेंज है तो हम लोग क्या लिखेंगे, V फाइनल, मतलब यहां पर हम लिख रहे हैं वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, जैसे आप इधर का फाइनल वॉल्यूम इस साइड का देखेंगे तो कितना लिखोगे, कितना लिखोगे, सो जाते हो क्या, पीछे अभी बताया गया था कि नहीं, लो मैंने डायग्राम बड़ा किया था फिर छोटा हो गया वो। यहां पर अभी आपको बताया गया था ना, वॉल्यूम कितना लिखेंगे, ए इंटू एच। बस दो स्क्रीन आगे गए थे हम लोग और तुम भूल गए, कहा था बादाम खाया करो। यहां पर जब वॉल्यूम होगा, फिर मत कह देना महंगे हैं, अभी फिर लेक्चर देंगे आधा घंटा तुमको।
तो यहां पर A इंटू H1 और A इंटू H2, कुछ तो यही सोच रहे होंगे सर एक एक पैकेट रोज बंटवा दिया करेंगे। हाँ, हम तो अंबानी है ना। A इंटू H, ये हो जाएगा यहां पर A इंटू H इसका वॉल्यूम और A इंटू H इसका वॉल्यूम हो गया। तो A इंटू H प्लस A इंटू H इज इक्वल टू, इधर का हो जाएगा A इंटू H1 एंड प्लस A इंटू H2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2AH इज इक्वल टू A H1 प्लस H2। ठीक, तो यहां से जो A है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये हाइट आ जाएगी उधर की वो H इज इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस H2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये H आ गया यहां पर कि अगर इधर H1 है इधर H2, तो अगर इसको ओपन करेंगे लेवल बराबर हो जाएगा, तो वो H हाइट क्या हो जाएगी, H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2। नोट करेंगे इतना पहले, नोट कर लिया आपने। तो H तो आ गया यहां पर, अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है कि इस कंडीशन से इस कंडीशन में अगर ये जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ये हमें बताना है यहां पर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब W इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, लिख देते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल की हमें रखनी है यहां पर वैल्यू। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे लिख देते हैं, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप देखो जरा, इसका क्या हो जाएगा, A रो जी H1 स्क्वायर बाई 2, A रो जी H2 स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर हम रखेंगे A रो जी H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस A रो जी H2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये हो गया यहां पर U इनिशियल, और फिर रखेंगे U फाइनल। तो U फाइनल अगर आप देखो तो उसमें दोनों बस हाइट क्या है, H और H हो गई, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, A रो जी H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 A रो जी H स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे A रो जी डिवाइडेड बाई 2। जैसे आप देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, A रो जी बाई 2, यहां पर भी, तो सब कहीं से A रो जी डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर माइनस H स्क्वायर 2H स्क्वायर। ठीक, अब हमें यहां पर H की वैल्यू डालनी, और H की वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर रखेंगे पुट H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, H की जगह पर हम लोग रखेंगे H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2, और जब सॉल्व करने का मन नहीं होता तो लिख दिया जाता है एंड सॉल्व वी गेट, ये लिख देते हैं ना बुक में, एंड सॉल्व वी गेट, तो हम क्या गेट करेंगे वो लिख देते हैं सीधे यहां पर, W इज इक्वल टू A रो जी डिवाइडेड बाई 4 H1 माइनस H2 टू द होल स्क्वायर। देखो सॉल्व इसलिए नहीं किया यहां पर क्योंकि यही बस आपको ये H की वैल्यू यहां पर रख देनी, तो जब जनरल फॉर्म होगा तो आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, यहां पर रखोगे पहले फिर उसका होल स्क्वायर करोगे, फिर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, तो एक नीचे 2 आएगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और अंदर यहां पर एक फार्मूला बन जाएगा A माइनस बी टू द होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2B, जब कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो वो डायरेक्ट लिख दिया गया। तो अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा, फार्मूला नहीं याद है तो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं दिया गया तब के लिए ये फार्मूला आप याद कर लो। तो ये जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, वर्क का हम लोगों ने पहले कर लिया था, वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे, और अब ये हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो था एनर्जी का कॉन्सेप्ट और प्लस उससे रिलेटेड जो केस थे। तो केस करने से हमें एक बात समझ में आ गई कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मानते हैं, या हम डायरेक्ट कैसे लिखने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर केस में समझ लिया। तो हम लोग यहां पर करेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है, तो 17 नंबर तक कर लिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं।
नोट हो गया ना ये? चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। A body of mass m is dropped from height h on a sandy surface. If the body penetrates the sand up to depth s, then find the average resistance offered by the sand to the body. देखो क्वेश्चन में आप उसकी लैंग्वेज को समझो पहले, फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जैसे नॉर्मली फिजिक्स में आप देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें डायग्राम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वहां पर ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही, डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जो यहाँ पर कंडीशन दिखाई गई कि जैसे इस तरीके से यहाँ पर कोई भी एक बॉडी ले लिया जिसका मास है m के बराबर, और इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, और नीचे जो सरफेस है सैंडी सरफेस, मतलब बालू जैसे होती ना, बालू वाली मिट्टी, तो उस तरह का सैंड वाला सरफेस है। तो जैसे आपने देखा भी होगा, या कभी कोई चीज आप अगर बालू पे डालो, ठीक है, सैंड पे, तो वो उसके अंदर अंदर चला जाता है, धंस जाता है अंदर। तो वैसे यहाँ पर है कि ये कुछ अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो मान लेते हैं जो भी यहां पर ऐसे आपको यहां पर दिखा दिया गया, ठीक है। तो ये यहां पर सैंड है जो आपको इस तरीके से ऐसे दिखा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जब यहां पर दिखाया गया, तो आप यहां पर जो भी बॉल है उसको जब आप यहां पर ड्रॉप करेंगे तो वो बॉल यहां से अंदर थोड़ा सा चली जाएगी। तो उसने यहां पर कहा है कि h हाइट से आपने ड्रॉप किया, मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है, कैपिटल H, और u इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ठीक। इफ द बॉडी पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू डेप्थ s, मतलब ये इस सैंड के अंदर चली जा रही है, और कितनी डेप्थ तक, s डिस्टेंस तक। मान लिया यहां पर जाकर ये रुक गई, तो ये जो डिस्टेंस यहां पर दिखाई गई है, ये डिस्टेंस कितनी है, s के बराबर। फाइनल वेलोसिटी यहां पर पहुंचकर क्या हो गई, 0। और ये जो हाइट दिखाई गई है ये यहां से है, ठीक है, यहां से यहां तक ये h हो गया, और ये जो दिखाया गया वो s के बराबर हो गया। क्लियर? यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो उसने कहा फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड। रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या हो गया, वही फ्रिक्शन, कि भाई जैसे ये सैंड के अंदर अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि वो चलती चली जाएगी, कुछ दूर जाकर रुक ही जाएगी। तो रुकती क्यों है, क्योंकि सैंड एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर जनरेट करेगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉल जाकर कुछ दूर के बाद रुक जाएगी। जैसे ही हमारे सामने बात आई फ्रिक्शन की, या फिर रेजिस्टिव फोर्स की, एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स, कुछ भी कह दिया गया, अगर रेजिस्टेंस टाइप का फोर्स आ गया तो फिर यानी कि फ्रिक्शन टाइप का फोर्स, तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन तो है। जैसे यहां देखो ऊपर से नीचे आ रही, तो एनर्जीज में चेंज होगा, और साथ में फ्रिक्शन है। इसका मतलब हम यहां पर यूज करेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बस सीधे इक्वेशन लिख लो। फिर इस इक्वेशन को लिखने के बाद इसको ऐसे लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज डब्ल्यू एन सी। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्या करना, सारी वैल्यूज डालनी है। तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी और फाइनल भी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो दोनों हो जाएंगी 0। तो ये भी 0 और ये भी 0। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको यहां पर लेना पड़ेगा एक रेफरेंस। अब रेफरेंस के लिए आपको हमने क्या बताया था कि रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी। तो हम रेफरेंस ऐसी जगह चूज करें जहां से हमें इनिशियल की भी डिस्टेंस पता हो और फाइनल की, या फिर आप फाइनल को और इनिशियल को, मतलब जहां से डिस्टेंसेस पता हो। तो आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, इस सैंड का जो सरफेस है यहां पर ले सकते हैं रेफरेंस। लेकिन आप एक और काम भी तो कर सकते हैं, जैसे हमने स्प्रिंग वाले केस में कहा था कि अगर डिस्टेंसेस पता है तो इनिशियल या फाइनल में से, जैसे अगर लोकेशन फिक्स है, जैसे बॉल है, एक लोकेशन ये होगा, एक लोकेशन ये होगा, ये इनिशियल है फाइनल है, तो आप इनिशियल या फाइनल को ही रेफरेंस मान लो, किसी को भी, चाहे इनिशियल को मान लो चाहे फाइनल को। तो आप अगर यहां पर रेफरेंस मानेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर हम यहां पर रेफरेंस मान ले, जैसे हमने यहां लाइन ड्रॉ कर दी और हमने इसके ऊपर लिख दिया कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम
यहाँ 0 मान रहे हैं, ठीक है, तो भी सेम आंसर आएगा। आप चाहे करके देख लेना, घर पे जाना, जैसे मैं यहां से करा दे रहा हूं, आप यहां से मान के देख लेना, सेम आंसर ही आएगा आपका। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां 0 है तो फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, यानी कि फाइनल की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0। अब बात आती इनिशियल की, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फिर यहां से लेंगे ना, अगर यहां से हम रेफरेंस मानते तो हम H लेते, लेकिन अब रेफरेंस यहां है तो हम क्या लेंगे, H प्लस एस, यानी कि हम लिखेंगे mgh प्लस एस। तो यहां लिखेंगे mgh प्लस एस, ठीक है, mgh प्लस एस, ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इतना काम हो गया। अब आप लिखेंगे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर कुछ भी आप इमेजिन कर लो, जैसे मान लिया, वो तो निकालना ही ना, एवरेज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो निकालना है। तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो जब बॉल इधर की तरफ जाएगी बॉडी, तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स या जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगेगा वो उल्टा लगेगा ना, फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस उल्टा लगेगा, तो यहां पर उसको हमने मान लिया कि वो F लग रहा है, ठीक है, और यही F आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं F और S दोनों अपोजिट है ना, ये नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है अपोजिट, तो जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इंटू एस। जितनी दूर में फ्रिक्शन लगेगा उतनी दूर में ही वर्क निकालेंगे, ये नहीं कि पूरा लिख दिया H प्लस एस, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां कोई फ्रिक्शन थोड़े है, फ्रिक्शन कहां है, सिर्फ S डिस्टेंस पर। माइनस साइन क्यों लगाया गया, अपोजिट है, लिखोगे Fs cos 180 cos 180 माइनस 1 ही तो होगा, तो डायरेक्ट लिख दो, इतने केसेस वगैरह में देख ही चुके हम लोग पीछे, तो माइनस Fs हो गया। समझ में आ गई बात, यही यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से अगर आप देखो तो ये जब हम लिखेंगे तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और F यहां से आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एस एंड डिवाइडेड बाई एस। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी एच डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, वो तो डिपेंड करता है जैसा आंसर दिया गया, ठीक है। एस को अलग अलग लिख दिया, एच बाई एस और एस बाई एस क्या हो जाएगा, नोट कर लेंगे।